लास्ट वीडियो तक हम देखे थे आपका कि 4 तरह का बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जाने थे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। हमने जाना था कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ लिपिड। सिर्फ लिपिड का नहीं बना होता है, मेनली इट इज मेड अप ऑफ लिपिड। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है? लिपिड मतलब आप समझिए व्हाट इज लिपिड। लिपिड मतलब फैट एंड ऑयल। फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस होता है? लिपिड विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इज फैट, है ना, जैसे कि आपका बटर हो गया, है ना, उसके बाद घी हो गया, है ना, जो आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। एंड ऑयल किसको बोलते हैं? ऑयल्स आर दोज लिपिड जो कि आपका रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, है ना, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड, जो भी वगैरह आपका सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी ऑयल आपका होता है मतलब दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो लिपिड मतलब कि फैट या ऑयल, जो आप समझ लीजिए। एंड बाइलेयर, बाय मतलब समझते हैं, मतलब टू, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड अरेंज कैसे रहता है? 2 लेयर में अरेंज रहता है। ठीक, अब आप देखिए 2 तरह का सब्सटेंसेस होता है ना। एक होता है हाइड्रोफोबिक, जिसको कि हम कहते हैं लाइपोफिलिक, LIPO, लाइपोफिलिक, है ना। या फिर दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक, है ना, या फिर इसको हम कहते हैं लाइपोफोबिक। चलिए, इसके पहले आप जानिए, आप अगर पानी में तेल को डालते तो क्या होता है? डज इट मिक्स? इट डज नॉट मिक्स, है ना। इसका क्या मतलब है? वाटर और ऑयल का जो प्रॉपर्टीज है ये एकदम ओपोजिट है ना। ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, घुल नहीं सकते, स्टेबल नहीं रह सकते। ठीक, अब आप सोचिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेनली किसका बना है? मैंने अभी बताया लिपिड का बना है, फैट का बना है, ऑयल का बना है। अब दिस ऑयल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी सेल आपका सस्पेंडेड है ब्लड के साथ, आपके बॉडी में वाटर है, तो आप सोचिए सेल यहाँ पे जो कि लिपिड का बना है, यहाँ पे वाटर के साथ अट्रैक्ट मतलब इंटरैक्ट कर रहा है, तो विल इट बी एबल टू बी स्टेबल? क्या ये आराम से रह पाएगा? ऐसे नहीं, रेपल्शन होने लगेगा, आपका बॉडी स्टेबल नहीं रहेगा। बॉडी स्टेबल नहीं रहेगा तो फिर आप जिंदा कैसे रहिएगा? तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड जो होता है दैट इज अरेंज जैसा बाइलेयर, 2 लेयर में अरेंज होता है। इसके पहले आप ये जानिए, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, है ना, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। एंड फोबिक कम्स फ्रॉम द वर्ड फोबिया, मतलब कि ऐसा सब्सटेंसेस जिसको पानी से डर लगे दैट इज हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। मतलब जैसे क्या? तेल, है ना, ऑयल, फैट, कोई भी लिपिड जो हो गया दैट इज हाइड्रोफोबिक, है ना। लाइपोफिलिक मतलब क्या? लाइपो कम्स फ्रॉम द वर्ड लिपिड एंड फिल मतलब लव, है ना, PHIL, दिस इज द नेम ऑफ माई डॉग, है ना, फिल मीन्स लव। तो लाइपोफिलिक मतलब कि लिपिड लविंग। ऑब्वियसली जो हाइड्रोफोबिक होगा वो लिपिड लविंग होगा। ये एक तरह का सब्सटेंसेस होता है। दूसरा सब्सटेंसेस होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, है ना, ये वाटर के साथ आराम से रह सकता है पर लिपिड के साथ नहीं रह सकता है, दे आर लाइपोफोबिक, है ना। तो लिपिड आपका किस सब्सटेंस में आ गया? लिपिड कम्स एज हाइड्रोफोबिक या लाइपोफिलिक सब्सटेंस। ठीक, और पानी आपका कैसा हो गया? पानी इज हाइड्रोफिलिक या फिर लाइपोफोबिक सब्सटेंस। तो इन दोनों को साथ में रहना है हमारे बॉडी में, तो इसके लिए क्या किया जाता है? ये जो लिपिड होता है ना, लिपिड के ऊपर में आपका एक फॉस्फोरिक एसिड, है ना, या फॉस्फेट ग्रुप ऐसे करके ऊपर में आ जाता है ना। मतलब ये जो लिपिड रहता है दैट इज फॉस्फेटिडाइलकोलिन। आपको इतना नहीं जानना है, आप बस ये याद रखिए कि जो लिपिड आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है उसका 2 पार्ट होता है ना। एक होता है मेन लिपिड का पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिक, और एक होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड का पार्ट दैट इज हाइड्रोफिलिक। ठीक, अब ये जो ऐसे होता है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये जो टेल होता है आपका, दिस टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक and this head part is hydrophilic। ठीक, अब ये पार्ट पानी के साथ इंटरैक्ट कर सकता है पर ये नहीं कर सकता है। तो लिपिड बाइलेयर का अरेंजमेंट कैसे हो जाता है? कुछ ऐसे हो जाता है ना, ये बाहर की तरफ क्या है?
बाहर की तरफ आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया और अंदर की तरफ आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, है ना। तो आपका इस तरीके से लिपिड 2 लेयर में अरेंज रहता है। इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज लिपिड बाइलेयर। ऐसा मॉडल जहाँ पे लिपिड 2 लेयर में अरेंज है। 2 लेयर में क्यों रहता है, इसलिए 2 लेयर में अरेंज रहता है ताकि हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम पानी से दूर, है ना, अलग से अरेंज कर सके, और इसके बाहर में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है थोड़ा सा उस लिपिड का, उसको बाहर की तरफ रख दे ताकि पानी से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ योर बॉडी हैज अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, है ना। इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। This model of plasma membrane, lipid bilayer model of plasma membrane is called as fluid mosaic model. आप नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपको आ सकता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं और आगे, ठीक है। थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले मैंने कहा इसका एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। Please draw it. अब देखिए, ये जो आपका लिपिड बाइलेयर रहता है इसमें और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज एडेड रहता है ना। ये तो लिपिड बाइलेयर आपका हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये क्या है, दिस इज अ प्रोटीन, दिस इज अ प्रोटीन। प्रोटीन ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड क्यों है, आप याद रखिएगा कि जो बाहर से अंदर की तरफ, जैसे ये तो मैंने थोड़ा सा सेक्शन बनाया ना, ये ऐसे पूरा गोल होगा सेल, है ना। अब इस सेल के अंदर और बाहर आपको सब्सटेंसेस बार बार पास करना है ना। सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन तो सेल के अक्रॉस आपको करना पड़ेगा। तो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस जो होंगे वो तो आराम से इसके थ्रू पास कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज हाइड्रोफोबिक अट्रैक्ट्स हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली लिपिड का बना है, मेनली लिपिड का बना है, तो इसके थ्रू कैसे सब्सटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस कर पाएंगे, जो कि लिपिड अट्रैक्टिंग हो, जो कि हाइड्रोफोबिक हो, है ना। तो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस तो लिपिड बाइलेयर के थ्रू ऐसे ही पास कर सकते हैं, है ना। ऑयल में अगर आप ऑयल घोलिएगा तो आराम से घुल सकता है, इसलिए जैसे ये लिपिड है आपका, इसके अंदर से हाइड्रोफोबिक टू हाइड्रोफोबिक चीज़ आराम से आपका पास कर सकता है। दिक्कत कहाँ आती है, जब आपको हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना है ना। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर, अब वाटर को अगर आप ऑयल से पास कराना चाहिएगा दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
आपका प्रोटीन्स रहता है ना, एम्बेडेड प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होता है आपका, these proteins are hydrophilic in nature. These proteins are hydrophilic in nature. अब ये हाइड्रोफिलिक रहता है तो इसके चलते क्या होता है, since this is embedded in the plasma membrane, इसके थ्रू आपका पानी या कोई भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो है वो आराम से पास कर सकता है। तो ऐसा प्रोटीन जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि वो आपका पाथवे बनाएगा फॉर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस टू पास। उसके थ्रू आपका हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ठीक, इसके अलावा ये क्या बनाया मैंने, यहाँ पे ये जो रेड रेड बनाया, दीज आर प्रोटीन्स, है ना, सरफेस प्रोटीन्स। आपका लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे ढेर सारे ऐसे प्रोटीन का एक्सटेंशन निकला रहता है ना। और ये ग्रीन ग्रीन क्या बनाया है, दीज ग्रीन आर कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स, है ना, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स। तो दीज आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के ऊपर लगा है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, इसलिए ऐसा प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसा प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। ग्लाइको कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्लाइकन, ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, एक तरह का शुगर होता है ना, तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैंने आपसे बात की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, है ना। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर या बाहर कोई भी सब्सटेंस को पहुंचाने के लिए आपको सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, वो हर किसी को अपने अंदर और बाहर नहीं जाने देता है ना। इट सेलेक्टिवली चूजेस, ये सब्सटेंस मेरे सेल के अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा, है ना। तो इट सेलेक्टिवली चूजेस, इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेलेक्टिवली किसी सब्सटेंस को भी परमिएबल, परमिएबल मतलब आर पार होना, है ना। किसी सब्सटेंस के लिए ही वो मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, चूजी होता है ना, इसको अंदर जाना है, इसको नहीं जाना है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, एक और तरह का मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लोग इसके साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो कि सिर्फ वाटर को पास करने देता है ना। इट लेट्स ओनली वाटर पास, है ना। कोई और चीज उसके थ्रू, कोई आयंस, कोई मॉलिक्यूल्स, कोई केमिकल्स कुछ पास नहीं कर सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ पानी पास कर सकता है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, कभी पानी को तो पास करने देता ही है, उसके साथ कुछ और सब्सटेंसेस को चूज करके पास करने देता है ना। तो डोंट कंफ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम SPM भी बोलते हैं, SPM, है ना। इसका काम अभी जब हम ऑस्मोसिस पढ़ाएंगे आपको तब हम बताएंगे, ठीक है। तो सेमी परमिएबल लेट्स द जस्ट ओनली द वाटर पास, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो और भी सब्सटेंसेस को, सारे को नहीं, कुछ को चूज करके सब्सटेंसेस को पास करने देता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, कैसे, किसके सब्सटेंसेस का, वो कितने तरह का होता है।
तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, अभी के लिए बनाओ, हम बता रहे। एक्टिव क्या होता है? विच रिक्वायर्स एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। किसी सब्सटेंसेस को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? एक कुआं है ना, कुएं से आपके घर में पानी आ रहा है, तो पानी क्या अपने आप आ जाएगा आपके नल पे? पानी आपके नल पे अपने आप नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? एक मोटर लगाना पड़ेगा। वो मोटर कोई और एनर्जी यूज करके, यहाँ पे क्या यूज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके पानी को खींच करके आपके नल तक लेके आता है। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस जिसमें आपको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत पड़े, दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इट डजंट रिक्वायर एनर्जी, है ना, इसमें आपको एनर्जी नहीं लगता है। एनर्जी नहीं लगता है, कैसे नहीं लगता है? आप सोचिए, आप मान लीजिए कि दो बाल्टी ले लिए, है ना, एक बाल्टी में पानी पूरा भरा है, दूसरा में पानी नहीं है, और दोनों को नीचे ही नीचे आप पाइप से कनेक्ट कर दिए, क्या होगा? पानी अपने आप जिससे भरा हुआ है उससे खाली वाले में बहने लग जाएगा। इसमें आपको बाहर से एनर्जी तो नहीं देना पड़ा, इसमें क्या हुआ? ये प्रोसेस अपने आप हो गया, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगा। ऐसा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? आपको एनर्जी नहीं लगता है। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में लगता है? तो आपके बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड इन अ फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज एटीपी, है ना। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में हम और जानेंगे, अभी के लिए नहीं, है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या होता है? ये आपके बॉडी का एनर्जी करेंसी होता है ना। करेंसी मतलब समझते हैं? कोई चीज़ एक्सचेंज करने के लिए, आप खाना खाएं, उससे एनर्जी निकला, उस एनर्जी को आप दिन भर तो खाना नहीं खाते हैं ना, एनर्जी ले लिया आप अपना, उसके बाद इट हैज़ टू बी स्टोर्ड, तो स्टोर करके दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जहाँ पे भी आपके बॉडी में एनर्जी का जरूरत होगा, ये एटीपी जाएगा, वहाँ पे वो अपना एनर्जी दे देगा, है ना। तो एटीपी क्या होता है? एटीपी इज योर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक, अब देखिए ये एनर्जी, तो आपका अगर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आपके बॉडी में हो रहा है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, तो ये किस फॉर्म में एनर्जी आपका लेगा? दिस विल यूटिलाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। तो इसमें एटीपी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, एटीपी विल बी रिक्वायर्ड। पैसिव में क्या होगा? आपका एनर्जी यूटिलाइज नहीं करता है, तो एटीपी विल नॉट बी रिक्वायर्ड, ATP not required। ठीक है, आगे आते हैं। अब ऐसा इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है और इसमें बिना एनर्जी के ही आपका काम हो जाता है। तो द सीक्रेट लाइज इन द ग्रेडियंट, है ना। ग्रेडियंट समझते हैं? ग्रेडियंट मतलब कि एक ऐसा ये इंटरफेस जहाँ पे कि एक जगह पे कुछ सब्सटेंस ज़्यादा हो, एक जगह पे कम हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई दो बाल्टी है ना, एक बाल्टी को मैंने पानी से भर दिया, दूसरा बाल्टी मेरा पानी खाली है, और नीचे ही नीचे पाइप मैंने लगा दिया, तो क्या होगा? जिस जगह पे ज़्यादा पानी है उस जगह से पानी कहाँ जाएगा? जहाँ पे कि पानी कम है ना। बिना एनर्जी लगाए तो यही होगा। तो इसमें क्या होता है? दिस इज अ ग्रेडियंट, है ना। मतलब कि आपका सब्सटेंस कहाँ से मूव करे? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे कि उसका अमाउंट ज़्यादा था, वहाँ से मूव कर रहा है टू अ रीजन वेयर द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज लो, है ना। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से मूव कर रहा है जहाँ पे उसका अमाउंट कम है। तो ऐसा जगह को हम बोलते हैं ग्रेडियंट बन जाना,
ठीक है। तो जब भी आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इट इज ऑलवेज अलोंग द ग्रेडियंट, मतलब कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा आपका सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से जाता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, है ना। जहाँ पे कि आपका सब्सटेंस ज़्यादा है वहाँ से जाता है आपका कम की तरफ, और इसीलिए आपको एनर्जी नहीं लगती है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहीं होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में अगेंस्ट द ग्रेडियंट आपका होता है ना, मतलब कि सब्सटेंसेस जनरली ऐसे कैसे पार होता है, हायर टू लोअर। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में लोअर से हायर की तरफ होगा, मतलब आप समझिए बाल्टी में पानी है इतना, एक बाल्टी में इतना पानी है, तो इतना वाला पानी आपका जाएगा इतना में, तो ये अपने आप तो जा नहीं सकता है, तो इसको भेजने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर से और एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में आपको एनर्जी चाहिए होती है ना। तो जब ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब कि क्या, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन विल बी अलोंग द ग्रेडियंट, इसमें ट्रांसपोर्टेशन विल बी अलोंग द ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका कैसा होगा, मतलब कि फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मैंने कैसा बताया, आपको बताया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, आपको बताया पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है ये फिर दो तरह का होता है ना। वन इज फैसिलिटेटेड, अदर इज नॉन फैसिलिटेटेड, ठीक है। नॉन फैसिलिटेटेड में आपका आ जाएगा डिफ्यूजन, इसमें भी डिफ्यूजन आपका आता है, डिफ्यूजन इसमें भी हो सकता है, डिफ्यूजन में ऑल्सो भी नॉन फैसिलिटेटेड एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस मैंने इतना क्यों बताया आपको, मैंने इतना आपको इन दो वर्ड्स के लिए बताया है ना। ये जो दो चीज़ है इसके बारे में आपको रियलिटी में जानना है, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए अगर आप एक्टिव पैसिव नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो अभी के लिए आप इतना चार्ट बनाइए, हमने एक्टिव पैसिव के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू अबाउट फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड नॉन फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये करके फिर हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे।